जय हिंद। दोस्तों, अभी ठीक लगभग 2 दिन पहले मैंने एसबीआई का जो नया एनएफओ आया हुआ है, वो एनएफओ यही है, एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड के ऊपर में वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उस वीडियो को लाइक किया। लेकिन उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक व्यूअर्स ने एक कमेंट्स किया है कि सर, अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। देखिए, हम जहां भी जैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य एकमात्र होता है कि हमें अच्छा से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो अगर हमें ये फंड समझ में आता है, हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हैं, हमारी रिस्क एपेटाइट अलाउ करती है, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आखिर हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए, ये फंड क्योंकि अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ है, तो इस फंड के रिटर्न के बारे में थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है। लेकिन मैंने बहुत सारा डेटा ढूंढने का कोशिश किया और उन डेटा के मदद से मैं बहुत हद तक ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग कितना रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हर बार वीडियो में कुछ लोग नए होते हैं, इसलिए थोड़ा सा एनएफओ का मैं डिटेल भी आप सभी को बता दूं। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इस एनएफओ का डिटेल जान लेते हैं। तो ये एनएफओ आया हुआ है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से और इस एनएफओ का नाम है एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड लॉन्च हुआ है, यानी कि ये एनएफओ जो है वो अवेलेबल हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए 17 मई 2024 से। यानी कि जब आप अभी चेक करेंगे तो आपको ये फंड अवेलेबल मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप ये वीडियो 31 मई से पहले देख रहे हैं तो। 31 मई को ये फंड क्लोज हो जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। यानी कि जो भी लोग 17 मई से 31 मई के बीच में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनको अलॉटमेंट 7 जून के आसपास में मिलेगा। देखिए, किसी किसी को अलॉटमेंट थोड़ा सा पहले भी मिल जाता है और किसी किसी को अलॉटमेंट थोड़ा सा देरी से भी मिलता है। तो अगर आप इस फंड में पैसा लगाएंगे और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 7 जून से पहले भी मिल सकता है या फिर थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। और 31 मई और 7 जून के बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। आप चाहेंगे तो अपना ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड विड्रॉ नहीं कर सकते हैं या फिर अपना पैसा निवेश भी नहीं कर सकते हैं। इस दौरान यहाँ पे ये जो फंड है वो क्लोज हो रहेगा। जो एएमसी जो बाकी की जो फॉर्मेलिटी होती है एक एनएफओ के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे करती है। तो 17 मई से 31 मई के बीच में टाइम है। अगर आपको एनएफओ में पैसा लगाना है तो आप लगा सकते हैं और आपको जो अलॉटमेंट है वो 7 जून के आसपास में मिल जाएगा। ये फंड टाइप होने वाला है सेक्टोरल थीमेटिक फंड, क्योंकि ये एक सेक्टर के स्टॉक्स में पैसा लगाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये एक ऑटोमोटिव सेक्टर का फंड है, तो अपना पैसा ये ऑटोमोबाइल वाले कंपनियों में लगाएगा। जैसे में हो गया टाटा मोटर्स, जैसे में हो गया आइसर मोटर्स, हीरो मोटर कॉर्प हो गया, बजाज ऑटो हो गया, या फिर ये जो ऑटो इंसलरी वाली कंपनियां होती हैं जो ऑटोमोबाइल वाली जो पार्ट्स वगैरह बनाती है, उन सारी कंपनी में अपना पैसा लगाएगा। यानी कि ये एक सेक्टर पर फोकस करेगा, वो सेक्टर है ऑटोमोबाइल। अब क्योंकि ये एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड है और ऑटोमोबाइल फंड है, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, तो ये अपना 80% पैसा, मिनिमम 80% का दायरा है कि इनको अपना 80% पैसा ऑटोमोबाइल वाली कंपनियों में लगाना है। जैसे जो कंपनी गाड़ी बनाती है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, जैसा कि मैंने अभी बताया, या फिर ऑटो इंसलरी वाली कंपनी है, उनमें अपना कम से कम 80% पैसा लगाना होगा। अगर फंड मैनेजर चाहे तो वहाँ पे 100% भी पैसा लगा सकती है, लेकिन 80% की मैंडेटरी रहती है, इतना तो उससे लगाना ही होगा। और 20% का दायरा उनके पास बचता है कि वो अलग सेक्टर में भी पैसा लगा सकते हैं। जैसे ये तो फंड सेक्टोरल थीमेटिक फंड है और ऑटोमोबाइल वाला फंड है, लेकिन फंड मैनेजर को समझ में आया कि भाई कुछ किसी दूसरे सेक्टर में भी अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांस है, या फिर दूसरा सेक्टर कुछ अच्छा कर रहा है, तो वहाँ पे वो 20% लगा सकता है, या फिर 20% वो अदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में भी लगा सकता है। लाइक जैसे डेट फंड वगैरह हो गया, जैसे मार्केट वगैरह गिरने लगा तो थोड़ा सा अपने फंड को सेव करने के लिए डेट फंड या फिर अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में भी 20% पैसा लगा सकता है। यहाँ पे इनको इतना छूट रहता है। तो कुछ इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। और क्योंकि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम है, तो फंड मैनेजर को अपना कम से कम 80% पैसा इक्विटी में लगाना होगा। अगर फंड मैनेजर चाहे तो 100% भी पैसा इक्विटी में लगा सकता है, लेकिन मैंडेटरी इस बात की है कि आपको 80% पैसा इक्विटी में ही लगाना होगा। इसमें जब ये फंड लॉन्च हो जाएगा 17 जून के बाद, और कई ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जो पहले भी ये ऑप्शन देते हैं एसआईपी वगैरह करने का, लेकिन ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म है वो 17 जून के बाद जब ये फंड अवेलेबल हो जाएगा सबको निवेश करने के लिए, तब फिर इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं और मिनिमम 5000 रुपये से आप लमसम कर सकते हैं। और क्योंकि ये फंड नया होगा तो इसकी जो एनएबी की प्राइस है वो 10 रुपये की होगी, तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम आपको 10 रुपये की मिलती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको वो सस्ता मिल रहा है।
अब थोड़ा सा उसके बारे में भी एग्जाम्पल दे दूँ कि 10 रुपये का NAV मिल रहा है, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना होता है कि हमें यहाँ पे सस्ते प्राइस पर NAV मिल रहा है, तो हमें ऐसे में ज़्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को भी ऐसा कहते हुए देखा है कि अभी 10 रुपये के NAV की प्राइस है, तो अभी ले लो, अभी आपको सस्ता मिलेगा, आपको ज़्यादा मिल जाएगा। सपोज कीजिए आपके पास एक 500 रुपये का नोट है और आप जा करके उस नोट के बदले में छुट्टा मांगते हैं। तो एक दुकानदार आपको करता क्या है कि 500 रुपये के बदले में 100 रुपये के 5 नोट आपको दे देता है। लेकिन जब आप दूसरे दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 10-10 रुपये के 50 नोट दे दिए जाते हैं। तो अब आप बताइए कि वैल्यू वाइज कहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा मिला? आपका जवाब होगा कि भाई वैल्यू वाइज हमें कहीं पे भी ज़्यादा पैसा नहीं मिला। उन 5 नोट की भी वैल्यू 500 रुपये ही है और उन 50 नोट की वैल्यू भी 500 रुपये ही है। तो आपको समझना ये होगा कि जब आप NFO में पैसा लगाते हैं तो नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलता है, लेकिन वैल्यू आपको म्यूचुअल फंड कंपनी उतना ही दे रही है। हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं कि NAV का प्राइस कम रहता है तो नंबर ऑफ क्वांटिटी थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो अब हम आते हैं अपने व्यूअर्स के द्वारा पूछे गए सवाल के ऊपर। मेरे व्यूअर्स ने यही पूछा है कि सर अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि SBI ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड है, तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है? देखिए, नो डाउट ये सेक्टर पुराना है, लेकिन इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा पुराने फंड नहीं है जिनको देख करके ये बताया जा सके कि हाँ भाई इस फंड ने इतना रिटर्न दिया है, तो संभावना लगाई जा सकती है कि ये जो हमारा SBI का NFO है या फिर ये जो SBI का हमारा फंड है वो भी इतना रिटर्न दे सकता है। और जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे 2 ही फंड देखने को मिले, मे बी ज़्यादा भी हो सकता है। मुझे जो फंड देखने को मिला उसमें से ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो फंड था, जिसका लगभग 1.5 साल के आसपास का पुराना मुझे डेटा देखने को मिला, और मैंने जब CAGR चेक किया तो लगभग मुझे 45% के आसपास का CAGR देखने को मिला। तो मेरा मानना है कि ये फंड बुल रन में आया हुआ है और तेजी के दौरान का रिटर्न है, तो इतना ज़्यादा रिटर्न देना और इतना ज़्यादा CAGR मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। और टाटा की बात करूं तो टाटा रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा मुझे देखने को नहीं मिला। तो जो फंड एग्जिस्ट करते हैं इस सेक्टर में, उन फंड को भी देख करके ये अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है कि हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो इसके लिए मैंने कुछ और डिटेल चेक किया। देखिए, हम जिस भी म्यूचुअल फंड में जिस भी कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं उस कैटेगरी का एक इंडेक्स बेंचमार्क जरूर होता है। स्मॉल कैप का भी होता है, मिड कैप का भी होता है, लार्ज कैप का भी होता है, फ्लेक्सी कैप का भी होता है। तो इसी तरह से SBI ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड का भी एक इंडेक्स बेंचमार्क है। तो मैंने ये सोचा कि जब मुझे म्यूचुअल फंड की स्कीम नहीं मिल रही है, तो चलिए ये जो जिस सेक्टर में आ रहा है इसका जो इंडेक्स बेंचमार्क है उसका रिटर्न देख लेते हैं कि उसका रिटर्न हमें किस तरह का देखने को मिला है। देखिए, जब भी हमें अपने म्यूचुअल फंड का रिटर्न कंपेयर करना होता है तो हम अपने म्यूचुअल फंड का जो इंडेक्स बेंचमार्क होता है उससे कंपेयर करते हैं। अगर हमारा म्यूचुअल फंड का रिटर्न अपने इंडेक्स बेंचमार्क से ठीक ठाक रिटर्न दिया तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड ठीक रिटर्न दे रहा है, और अगर वो अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है तो हम यही मानते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड का जो स्कीम है वो ठीक रिटर्न नहीं दे रहा है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम अपने इंडेक्स बेंचमार्क के आसपास या फिर थोड़ा सा उससे अच्छा रिटर्न देता है तो हम ये मान करके चलते हैं कि उस म्यूचुअल फंड की स्कीम से हमें अच्छा रिटर्न मिला है। तो क्योंकि हमें पुराने जो म्यूचुअल फंड है इस ऑटोमेटिव सेक्टर में वो तो देखने को नहीं मिले, लेकिन इसका इंडेक्स बेंचमार्क है, तो हम वो देख लेते हैं कि इसका इंडेक्स बेंचमार्क कितना रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो SBI का NFO आ रहा है, SBI ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड, इसका जो इंडेक्स बेंचमार्क होने वाला है वो निफ्टी ऑटो TRI होने वाला है। और जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे रिसर्च के दौरान देखने को मिला कि ये जो इंडेक्स है इसका जो डेटा है वो 3 अक्टूबर 2011 के आसपास से अवेलेबल है। ये डेटा मैंने मनी कंट्रोल के साइट से लिया है। और जब मैंने CAGR चेक किया तो 18.22%, यानी कि ऑलमोस्ट 18.25% के आसपास का मुझे रिटर्न देखने को मिला। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारा SBI का ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड अच्छा रिटर्न देता है तो 18, 20, 22%, 25% के आसपास में दे सकता है, और अगर ये खराब रिटर्न देता है तो 18 से नीचे भी का भी दे सकता है। तो अगर एक औसत माने और फंड अगर ठीक ठाक करता है तो लगभग 18-20% के आसपास का रिटर्न हमें SBI ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड से मिल सकता है। तो आई होप कि आपने जो सवाल पूछा था कि भाई अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, तो एक न्यू फंड के लिए और खास करके उस कैटेगरी में अगर कोई फंड अवेलेबल नहीं है जिसका पुराना रिटर्न नहीं है तो जवाब थोड़ा सा दे पाना मुश्किल होता है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपने जो सवाल पूछा है उस सवाल के बारे में आप सभी को संतुष्ट कर पाऊँ। अब यहाँ पे अगर बात आती है मेरी राय की कि मेरी राय क्या है, इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो देखिए मेरी राय हमेशा ही एक ही रहती है कि जो भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड है उससे मैं दूर रहता हूँ, ऐसा मेरा पर्सनली राय है। अब ऐसा नहीं कि ये SBI ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड के लिए ही, कोई भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड हो सकता है, उससे मैं दूर रहता हूँ।
दूर रहने का वजह ये एक है कि जो भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड होता है उसमें आप एक तरह से मानकर चलते हैं कि मैंडेटरी होता है कि उसे एक ही सेक्टर पर फोकस करना है, और कभी वो सेक्टर नहीं अच्छा चलता है तो 4 साल 5 साल 6 साल तक भी आपको रिटर्न अच्छा यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा, या फिर बहुत कम रिटर्न देखने को मिलेगा, या फिर माइनस के आसपास में भी 4 5 साल तक आपका जो फोलियो है वो रह सकता है। तो इतना ज़्यादा रिस्क होता है इसमें। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर को अच्छे से जानते समझते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आगे चल करके अच्छा रिटर्न आ सकता है, तो बिल्कुल आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक बात और बोलूंगा कि पैसा आपका है तो आखिरी डिसीजन भी आप ही का होगा। सोचिए समझिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस फंड में आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी डिसीजन थोड़ी सी आसान हो सके। और इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।